हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8। इसके पहले से प्रैक्टिस सेट 7 आप प्लेलिस्ट में साइंस की चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एंजीना पेक्टोरिस इज अ डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू मैल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस। तो एंजीना पेक्टोरिस एक डिसऑर्डर होता है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स के किस बॉडी पार्ट के मैल फंक्शन की वजह से होता है, मतलब कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जब वो सही से अपना फंक्शन नहीं करता है, उसके वजह से ये एंजीना पेक्टोरिस डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं हार्ट, लीवर, ईयर, स्किन। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्ट। तो एंजीना पेक्टोरिस किससे रिलेटेड है? तो ये आपके हार्ट के मैल फंक्शन से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन। Angina pectoris is the medical term for chest pain or discomfort due to coronary heart disease। तो angina pectoris एक मेडिकल टर्म होता है अगर चेस्ट पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के वजह से। इट ऑकर्स, ये कब होता है? व्हेन हार्ट मसल्स डजंट गेट एज मच ब्लड एज इट नीड्स। जब आपकी हार्ट मसल्स को जितना ब्लड सप्लाई चाहिए होता है उतना ब्लड सप्लाई अगर उस मसल्स तक नहीं पहुंचती हैं तो ये डिसऑर्डर होता है। दिस यूजुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ वन और मोर ऑफ द हार्ट्स आर्टरीज इज नैरोड और ब्लॉक्ड। और ये तब भी ऐसे भी हो सकता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं वो नैरो हो जाए, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए या फिर ब्लॉक हो जाए, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग एस्टीमिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कन्वर्ट्स वेजिटेबल ऑयल इनटू घी यानी सॉलिड फैट। आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। अगर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल्स ऑयल्स आर रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस एट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के टाइम पे जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस से, और उस वक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अ निकल कैटलिस्ट इज यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन। और आपको पता होगा जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? ये हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड बढ़ाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर स्लो करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टेजियस वायरल डिजीज दैट कॉज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। तो इसमें से कौन सी ऐसी कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है जिसके वजह से बहुत ही स्वेलिंग आ जाती है आपके सलाइवरी ग्लैंड में और ये बहुत ही पेनफुल होता है? आपके ऑप्शन है कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा या फिर मम्स। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मम्स। एक्सप्लेनेशन। मम्स इज बेस्ट नोन फॉर द पफी चिक्स एंड टेंडर स्वेलन जॉ दैट इट्स कॉजेज। अगर किसी को मम्स है तो आप देखेंगे उसके चीक्स जो बहुत ही पफी दिखेंगे, बहुत ही वो स्वेल दिखेंगे, टेंडर एंड स्वेलन जॉ, जो जॉ होगा बहुत ही वो फूल आएगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द swollen salivary gland। तो ये किसके वजह से होता है? जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है अंडर द ईयर्स ऑन वन और बोथ साइड्स। जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर द ईयर्स, वन और मोर साइड्स, मीन्स बोथ साइड आपके ईयर के ये सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऑफन रिफर्स टू एज पैरोटाइटिस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोटाइटिस भी बोलते हैं। द मम्स आर कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड पैरामाइक्सी वायरस। तो इसका नाम आप लर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मम्स है वो किस वायरस से होता है? पैरामाइक्सियो वायरस से होता है। इट स्प्रेड फ्रॉम वन चिल्ड्रन टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे कि हमने कहा कि ये कंटेजियस डिजीज़ है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बहुत जल्दी फैलती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अगर नोज से डिस्चार्ज हो रहा है या फिर थ्रोट में इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी ये फैलती है। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स इन द एयर, अगर किसी पर्सन को है ये प्रॉब्लम तो उसके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से भी एयर के थ्रू
अगर किसी ने स्नीज किया है तो उसकी वो ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन बहुत जल्दी कांटेक्ट में आने से हो जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा किसी ने क्लोज कन्वर्सेशन कर ली हो ऐसे पर्सन से जो कि इन्फेक्टेड है, कैन बी इनहेल्ड एंड मे कॉज इन्फेक्शन, और दूसरे पर्सन को भी फिर इन्फेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म दैट आइडेंटिफाइज द आई डिफेक्ट characterized by an inability to see nearby objects। तो वो टर्म क्या है जिसमें जो आई होती है वो जो आपके नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको रीड करने में, उसको देखने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो उस टर्म को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेसबायोपिया, आस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपर मायोपिया। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइपर मायोपिया। एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया और लॉन्ग साइट कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स फार अवे फ्रॉम देम। तो ऐसे पर्सन जो भी ऑब्जेक्ट्स बहुत फार है, बहुत उनसे दूर है, उसको तो वो क्लियरली देख लेते हैं, बट नॉट क्लोज टू देम। बट जो ऑब्जेक्ट उनके पास है, उनसे क्लोज है, तो उस डिस्टेंस को वो नहीं देख पाते हैं। दिस इज कॉज्ड, और इसका कारण क्या है? बाय द शेप ऑफ द आई। जो आई का शेप होता है उसके वजह से इसमें क्या होता है, जो आई बॉल होती है स्लाइटली टू शॉर्ट, जो आई बॉल होती है बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, उसकी वजह से इट इज़ करेक्टेड। और इसको करेक्ट करना है तो आपको लेंस पहनने होंगे और स्पेक्टिकल्स लेना होगा। तो आपको स्पेक्टिकल्स लेना है, कॉन्टैक्ट लेंसेज लेना है, जिसमें पावर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए उसका साइन, और वो शेप कैसा होना चाहिए उस लेंस का? कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, और उसमें पॉजिटिव साइन होता है। इसी तरह मायोपिया होता है जहाँ इंसान डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को जो उनसे दूर है उसे नहीं देख पाता, बट पास के क्लियरली देख लेता है, तो उसके लिए कॉनकेव लेंस होता है और उसका साइन नेगेटिव होता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या है? इट इज़ एन इरेगुलरिटी इन द ओवरऑल शेप ऑफ द आई। अगर जो आपकी आई का शेप, अगर ओवरऑल पूरे शेप में ही इरेगुलरिटी आ गई है, वो सही शेप नहीं है उसका, और द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, द क्लियर आउटर कोटिंग ऑफ द आई, या फिर उसमें डिफेक्ट आ गया, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। उसी तरह प्रेसबायोपिया भी अदर टर्म है। ये क्या होता है? इट अकर्स व्हेन लेंस ऑफ द आई इज नो लॉन्गर एबल टू चेंज शेप। जब जो आपकी आईज है वो अपने लेंथ को ज़्यादा चेंज नहीं कर पाती है। व्हेन द लेंस ऑफ द आई इज़ नो लॉन्गर एबल टू चेंज शेप, जब वो अपने शेप को ही चेंज नहीं कर पा रही, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, जब उसको फार ऑब्जेक्ट देखना है या फिर जब उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है, तो उस कंडीशन में उसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। दिस टिपिकली टेक्स प्लेस अराउंड एज ऑफ 40। तो ये 40 के एज के अराउंड पीपल्स को होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट। मोटर एक डिवाइस है जो किसमें कन्वर्ट करती है एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में। आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में करती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये करती है। क्वेश्चन नंबर 6, बायोलॉजिकल एनर्जी इज। बायोलॉजिकल एनर्जी क्या है? डीएनए है, सेल्स हैं, एटीपी है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एटीपी। तो बायोलॉजिकल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपकी जो सेल होती है उसकी एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द प्रिंसिपल मॉलिक्यूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी इन सेल्स। सेल्स में एनर्जी को स्टोर करने या फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में एटीपी का यूज़ होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं सेल की। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उन सब में एटीपी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सच एज सेक्रीशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मूवमेंट, एंडोसाइटोसिस, रेस्पिरेशन। तो इन सभी चीज़ों में एटीपी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। तो कौन सा पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए? आपके ऑप्शंस हैं बर्ड्स, लीफ, फ्लावर, स्टेम। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्लावर। एक्सप्लेनेशन, द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर जो होता है ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। फ्लावर आर नोन एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगर एग्जाम में पूछता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का, तो वो होगा फ्लावर। वाइल अदर पार्ट्स सच एज, अदर पार्ट्स जो है जैसे आपकी स्टेम हो गई, लीफ हो गई, रूट हो गई, हैव नो रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें इन सभी का कोई भी रोल नहीं होता है। ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो अगर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स पूछी तो उसमें आप स्टेम, लीफ, रूट्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स when present in its aqueous solution will turn blue litmus red। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन, sulfur dioxide reacts with water to produce acidic product। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वो वाटर से रिएक्ट करती है तो वो एक एसिडिक प्रोडक्ट बनाती है जिसके वजह से विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। इसके वजह से ब्लू लिटमस किस में टर्न हो जाता है, रेड में। सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर है, दोनों रिएक्ट होते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इन दिस रिएक्शन SO2 इज सल्फर डाइऑक्साइड, H2O इज वाटर एंड H2SO3 is sulfurous acid, not sulfuric, it is sulfurous acid and the resultant is sulfurous acid। Question number 9, small holes present in bread and cakes are due to gas bubbles of। आप देखते होंगे जो ब्रेड्स हैं, केक्स हैं, वो उसमें क्या होते हैं एकदम माइन्यूट से छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो वो किन की वजह से होते हैं? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस दैट कैरीड बाय द anaerobic respiration of microorganisms which leads production of lactic acid alcohol with the release of carbon dioxide। जैसे कि आपको पता होगा फर्मेंटेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है और वो रेस्पिरेशन एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। एनएरोबिक क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। इससे क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है विथ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। When the yeast is added to the dough of the bread, जब yeast हम ऐड करते हैं ब्रेड के डव में, it converts sugar to carbon dioxide। ये क्या करता है, उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, which forms bubbles, जिसकी वजह से उसमें बबल्स बनने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैम्फर इज प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ। कैम्फर को किस प्रोसेस से हम प्योरीफाई करते हैं? कैम्फर क्या होता है आपका? कैम्फर जो कि आपका कपूर होता है उसको आप किस प्रोसेस से प्योरीफाई करते हैं? आपके ऑप्शन से इवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से, सब्लिमेशन से या फिर कंडेंसेशन से। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम कैम्फर को प्योरीफाई कर सकते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन है, सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस विथ ऑन हीटिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं और ऑन हीटिंग और उसको हीट करते हैं वो सब्सटेंस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। कैम्फर गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट्स लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड। तो जब आप कैम्फर को जलाते हैं तो वो हीट होते ही क्या होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और उसका जो सॉल्ट है वो बच जाता है। तो कैम्फर इज सेपरेटेड फ्रॉम NaCl बाय सब्लिमेशन। अगर आपको NaCl से कैम्फर को सेपरेट करना है तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस से होगा। ऑन हीटिंग कैम्फर इज कलेक्टेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इन्वर्टेड फनल वाइल NaCl लेफ्ट इन द डिश। और अब ये भी देख सकते हैं जब आप हीट करते हैं तो कैम्फर जो है वो तो कलेक्ट हो जाता है इन्वर्टेड फनल में और जो NaCl है वो उस डिश में रह जाता है जब आप लैब में इसका टेस्ट करते हैं।
व्हेन अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैम्फर इज हीटेड, और जब आप इसी मिक्सचर को NaCl के और कैम्फर को हीट करते हैं तो कैम्फर सब्लाइम्स एंड इट्स वेपर्स ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सेल द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। आपके ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के, वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, किसके थ्रू? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्सप्लेनेशन, इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट एनक्लोजेस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, और इसी में जो आपकी जेनेटिक मटेरियल सेल के वो एनक्लोज होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कायरोथीसा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउस फ्लाइज आर वेक्टर्स ऑफ। हाउस फ्लाइज किसके वेक्टर होते हैं? मीन्स ये क्या अपने साथ लेकर आए? डेंगू, येलो फीवर, मलेरिया या फिर कॉलरा। तो आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कॉलरा। एक्सप्लेनेशन, देखिए दो टर्म होता है, एक होता है पैथोजन और एक होता है वेक्टर। पैथोजन इज डिफाइंड एज द कॉज ऑफ अ डिजीज, जिससे डिजीज होती है, जो कॉज है, रीजन है, वो होता है आपका पैथोजन। वाइल अ वेक्टर इज द कैरियर ऑफ अ पैथोजन, और वेक्टर क्या होता है? उस पैथोजन का कैरियर होता है जिससे वो डिजीज हो रही है। द डिजीज दैट फ्लाइज कैन ट्रांसमिट, अब फ्लाइज है, फ्लाइज क्या है? फ्लाई एक वेक्टर है जो उस डिजीज को लेकर आ रही है, जैसे कि एंट्रिक इन्फेक्शंस, जैसे कि डायसेंट्री होना, डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा, सर्टेन हेलमिंथ इन्फेक्शंस, ये सभी किसकी वजह से होती है? हाउस फ्लाइज की वजह से होती हैं। और भी कुछ आपकी हैं, जैसे कि डेंगू, तो डेंगू किससे होता है? ये फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से होती है, और येलो फीवर मॉस्किटो से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 3, 2, 4, 1। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमन हार्ट्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन है, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड, human heart it is located in the chest between the lungs behind the sternum and above the diaphragm। तो आपका ह्यूमन हार्ट की लोकेशन कहाँ है? तो ये कहाँ? इन द चेस्ट बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द sternum and above the diaphragm। the human heart is made up of 4 chambers। the upper 2 chambers इसको हम लोग आर्ट्रिया बोलते हैं, and the lower 2 chambers are called ventricles। क्वेश्चन नंबर 14, द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अंडर द सी। तो कौन सी डिवाइस है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट को अंडर द सी लोकेट करने के लिए? आपके ऑप्शन से लेज़र, सोनार, रडार या फिर नन ऑफ दीज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोनार। एक्सप्लेनेशन, सोनार ओरिजिनली एंड एक्रोनिम, अगर हम इसका एक्रोनिम करें तो ये होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है डेट यूजेस साउंड प्रोपगेशन। इसमें साउंड प्रोपगेशन के थ्रू यूजुअली अंडर वाटर एज इन सबमरीन नेविगेशन टू नेविगेट, कम्युनिकेट विथ और डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट और अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर सच एज द वेसल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो भी वेसल्स है उसको नेविगेट करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए और पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द वाटर में है या नहीं है, अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर। सोनार में बी यूज्ड एज मीन्स ऑफ एकॉस्टिक लोकेशन और मेजरमेंट ऑफ द इको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट्स इन द वाटर। तो ये क्या करते हैं? ये इकोस का मेजरमेंट भी करके पता लगा लेते हैं कि वो जो भी वेसल्स हैं या फिर सबमरीन्स हैं वो वाटर के कितने अंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रेट एट विच द वेव्स मूव्स थ्रू वाटर एंड इज मेजर इन नॉट्स। तो उस रेट को क्या बोलते हैं जिससे वेव्स जो होती है वो मूव करती है वाटर में, और इसको हम लोग मेजर्स करते हैं नॉट्स में। आपके ऑप्शन है वेव स्पीड, वेव फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट एंड ट्रफ या फिर इंटेंसिटी। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेव स्पीड।
वेव स्पीड इज द स्पीड एट विच द वेव ट्रेवल्स। तो वेव स्पीड एक ऐसी स्पीड है जिससे वेव्स जो होती है वो ट्रेवल करती हैं वाटर में। वेव स्पीड इज रिलेटेड टू वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड किससे रिलेटेड होती है, उसकी वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। इक्वेशन क्या होता है वेव स्पीड का, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे प्रेस करके और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।